नमस्कार दोस्तों। जीएस टेस्ट श्रृंखला का तीसरा भाग लेके आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके अंतर्गत हम भारत व विश्व भूगोल से संबंधित 10 चुनिंदा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? अगर आपसे पूछा जाए द्वीपों की संख्या सर्वाधिक किस महासागर में है, तो इसका सही उत्तर जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात की जाए और अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो जो प्रशांत महासागर है वो पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, जबकि पूर्व की बात की जाए उसके तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हैं। इसी के अतिरिक्त इस बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो वह भी प्रशांत महासागर ही होगा। और ज़्यादातर इसके थोड़ा सा एक और आपको इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ कि इसका नाम प्रशांत इसलिए रखा गया है क्योंकि जब इसकी खोज की गई थी तो दूर इतना बड़ा महासागर है कि दूर से देखने पर ये बिल्कुल शांत और बिल्कुल काम रहता है। इस कारण इसको देखने पे बिल्कुल पैसिफिक शांत लगता है, इसीलिए इसका नाम प्रशांत रखा गया है। आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण केंद्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? पहली बात तो आपको ग्रैंड बैंक के अतिरिक्त थोड़ा सा मत्स्य ग्रहण केंद्र बता देता हूँ। तो मत्स्य ग्रहण केंद्र से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहाँ पर भारी मात्रा में इस प्रकार का वातावरण या जलवायु विकसित की जाती है जो ऑटोमेटिकली मछलियों के पालन से बहुत ज़्यादा प्रभावित स्थान है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा स्थान होता है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मछलियों के लिए आसान जीवन होता है, उनको वहाँ पे खाना मिलता है ऑटोमेटिक, और यह कोई प्रकृति द्वारा बनाया गया है, ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है। और जो भी इस तरह के ग्रहण केंद्र बनते हैं ये हमेशा याद रखिएगा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ भी मिलन होगा वहाँ पे ये मत्स्य ग्रहण केंद्र हमेशा बनते हैं। तो अगर आप सबसे बड़ा विश्व का बात करेंगे तो एक ग्रैंड बैंक है जो कि उत्तरी अटलांटिक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जस्ट बीच में बनता है ये। और यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा वह दोनों का मिक्स होता है, तो वहाँ पे मछलियों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में विश्व में मछलियाँ वहीं पाई जाती हैं। तो सही उत्तर होगा इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अगर खनिज तेल की बात की जाए तो जिसमें नेचुरल ऑयल, पेट्रोल सारा इसी में आता है, और क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो इसका सही उत्तर होगा अवसादी या परतदार चट्टानें। देखिए चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ठीक है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चट्टान होती है तीनों एक दूसरे से संबंधित है। आग्नेय चट्टान, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और यह जो ज्वालामुखी का लावा होता है, जो लावा वो बाहर निकल के और जब जम जाता है तो उससे बनने वाली जो आप कह सकते हैं चट्टान है, उसको हम आग्नेय रॉक या फिर इग्नस रॉक्स बोलते हैं। वहीं अवसादी चट्टानें होती हैं जब नदियां हैं अपने साथ सिल्ट बहा कर लाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब अपरदन के द्वारा आग्नेय चट्टानें होती हैं जो क्रश हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो जहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे अवसादी या परतदार चट्टानें बनती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पेड़ पौधे, जीवाणु, विषाणु, इन सब के जीवाश्म भी होते हैं जिस कारण ईंधन बनता है। और यही कारण है कि परतदार बोलते हैं, क्योंकि एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती है और जितने भी बीच में जंतु हो गए, जानवर हो गए, जीवाणु हो गए, ये सब भी बीच में दब जाते हैं, जो कि फॉसिल, जिसको आप जीवाश्म आपने सुना होगा, फॉसिल बनते हैं। तो इसीलिए इसको अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान बोलते हैं, और इन्हीं में खनिज तेल के मुख्यतः भंडार पाए जाते हैं भारत में। इसका सही उत्तर होगा अवसादी या परतदार चट्टान। प्रश्न संख्या तो है ये हमारा तीसरे पे आते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा इसका रॉकीज पर्वत। जो रॉकी पर्वत की बात की जाए, देखिए 2 पर्वत हमेशा याद रखिएगा, एक एंडीज और एक रॉकीज, और कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा उसका उत्तर होगा एंडीज। एंडीज की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में है, और अर्जेंटीना, चिली का क्षेत्र पूरा ये कवर करता है। अगर पूछा जाए कि सबसे चौड़ा पर्वत कौन सा है या फिर सबसे बड़ा पर्वत, तो रॉकीज पर्वत इसका सही उत्तर होगा। ये उत्तरी अमेरिका में है, और ऊपर अलास्का से लेके और नीचे जो है कैलिफोर्निया, आप कह सकते हैं कि और भी नीचे तक पूरा ये जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उसके पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और बहुत चौड़ी श्रृंखला है, इसी को रॉकीज पर्वत
कहते हैं। और इसी को यही कारण है कि इसको महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सांगपो। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी का आपको तो पता ही होगा कि ये कहाँ से निकलती है। तो जो आप समझ सकते हैं, जो तिब्बत के पठार हैं, चाइना में तिब्बत का पठार, तो वहाँ से ये हमारे मेन रूप से मानसरोवर से निकलता है। और दो नदियां हैं, पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि ऐसी दो नदियां बताइए जिनका एक ही उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों एक ही स्थान से लगभग लगभग निकलती है। राकस्थाल है वहाँ पे, वहीं से ही निकलती है। और तिब्बत से जब ये निकलती है तो इसका नाम सांगपो बोला जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग से घुसती है, और आसाम से होते हुए, आसाम को बीच से बिल्कुल निकलती है, और आसाम के बीच से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका वेग विश्व भारत में सर्वाधिक वेग वाली नदी पूछा जाए तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे तेज चलती है। और इसका सही उत्तर होगा सांगपो नदी। आगे चलते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? मतलब बताया जा रहा है पहली इन्फॉर्मेशन कि पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। निम्न ज्वार कब आता है? तो याद रखिएगा इसका प्रश्न का उत्तर होगा, अगर निम्न ज्वार की बात की जाए तो कृष्ण व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अब देखिए, कृष्ण व शुक्ल पक्ष की अष्टमी की बात की जाए तो इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ज्वार होता है, ज्वार और भाटा, इनका मेन रूप से जो मून होता है चंद्रमा, तो जो मून होता है उसके आकर्षण बल के कारण जो जल होता है समुद्र का, वो हमेशा ऊपर की ओर खींचता है, और ऊपर जाने को ज्वार, और जब नीचे आता है तो उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ऐसा है तो सूर्य को क्यों नहीं, दिन के टाइम पे क्यों नहीं आते ज़्यादातर? तो इसका कारण ये है कि सूर्य पृथ्वी से इतना ज़्यादा दूर है कि उसका आकर्षण बल बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है समुद्र में। वहीं चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा उतना ज़्यादा दूर नहीं है, इस कारण चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा की बात की जाए तो पहली बात तो दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल रेखा जो है वह उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, ठीक है। और अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है सियोल, और यह डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, डेवलप्ड है। वहीं उत्तर कोरिया की बात की जाए तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी डेमोक्रेट नहीं है, यहाँ पे आज भी तानाशाही है, और किम जोंग आपको पता होगा वहाँ के तानाशाह हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर जाएगा 38 डिग्री पैरेलल, ठीक है। 38 डिग्री पैरेलल रेखा जो है वह उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा। इसके अतिरिक्त और एक दो सीमा रेखाओं की बात करूं अगर मैं, तो यूएसए और कनाडा, इनके बीच की सीमा रेखा भी बहुत बार परीक्षा में पूछी गई। तो 49 डिग्री पैरेलल, आप याद रखिएगा 49 डिग्री पैरेलल जो है वह उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में यूएसए और कनाडा के बीच की है। यूएसए और कनाडा के बीच में एक बहुत बड़ा फॉल भी है, फॉल जिसको बोलते हैं जलप्रपात, वो है नायग्रा फॉल। विश्व के 3 फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा। अब आप बात आ गई तो बता देता हूँ आपको मैं। 3 फॉल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला एंजल जलप्रपात, ठीक है, एंजल फॉल। एंजल फॉल के क्यों फेमस है भाई? एंजल फॉल के प्रसिद्ध होने का कारण है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, डिस्टर्ब कंट्री है, वहाँ पे पाया जाता है। दूसरा याद रखिएगा नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल क्यों फेमस है? अभी आपको बताया। नायग्रा फॉल जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है। और नंबर 2 बात यह है कि ये बहुत ही, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ऊंचा फॉल है, इसीलिए फेमस है, और बहुत अच्छा पर्यटक स्थल भी है। तीसरा जो सबसे फेमस है वह है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जो है वो भी बहुत फेमस है। और यह कहाँ पे है? तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाम्बेजी नदी में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे 2 कंट्रीज हैं, इनके बीच में यह पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको काफ़ी जानकारियाँ इस विषय में मिल गई होंगी। तो आइए चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो अगर कश्मीर की वुलर झील की बात की जाए तो यह जो है विवर्तनिक झील है,
ठीक है, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। विवर्तनिक झील होती है बेसिकली जो एक सीधी रेखा में ना बहे, ऐसे इसका फ्लो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो विवर्तनिक झील इसी को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा विवर्तनिक झील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जाएगा कि जो भी इसके बाद मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों रहती हैं, अगर ये पूछा जाए आपको तो ये साइंस से संबंधित प्रश्न भी है। तो इसका सही उत्तर जाएगा रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तेजी से ऊष्मा विसरित करती है। विसरित करना मतलब रिफ्लेक्ट करना। अब इसको समझिए कैसे। अब रेत है, सपोज करिए आप कोई डेजर्ट है, उसमें पूरी में रेत भरी हुई है। ठीक है, अब रेत भरी है, दिन भर सूर्य का प्रकाश था, अवशोषक भी बहुत अच्छा होता है, तो दिन भर सूर्य का प्रकाश के कारण गर्म हो गई। और सबसे अच्छी बात है कि रात होने पे जैसे ही तापमान बदलता है धरती का, तो वैसे ही यह तुरंत विसरित भी होने लगती है, तुरंत इसका अवशोषण ऊष्मा का होने लगता है। जितना जल्दी अवशोषित करती उतनी ही तेज़, जितनी जल्दी यह अवशोषण करता है उतनी ही तेज़ यह ऊष्मा को विसरित भी करता है। इसीलिए मरुस्थलों में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। गर्मियों खुले पानी का जलाशय क्यों ठंडा रहता है? जो खुले पानी का जलाशय ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। देखिए, अब आप एक इस तरह बात को समझिए कि कोई खुला जलाशय है, काफ़ी बड़ा जलाशय है एक ये, और एक आप बाल्टी में पानी रख दीजिए, कौन जल्दी गर्म होगा? तो याद रखिएगा, पानी जो गर्म होगा वो जल्दी बाल्टी का गर्म होगा, इसका नहीं गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा, देखो वायुमंडल तो ऊपर होता है तो वायुमंडल जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि जल जो है उतनी तेज़ जल्दी गर्म नहीं होता, मंद गति से ताप का अवशोषण करता है, मंद गति से, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा हमारा वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। तो इस प्रकार हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। आपको कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा। अपना बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।